हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99 स्ट्रिप्स। आज मैं आपके लिए वो चैप्टर लेके आया हूँ जिससे आप लोग बहुत डरते हो। मैं आपके सामने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है या फिर इससे डरते हैं इस चैप्टर को लेके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अभी इसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसमें क्या है, एक के ऊपर एक चीज़ें रखी जाती हैं और फिर उनमें से क्या बनता है, ऐसे कुछ आकृतियाँ निकाला जाता है, फिर उनका आयतन निकालते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकाला करते हैं तो किसी का कुछ ऐसे निकालते हैं। या कभी कभी ऐसा है कि एक आकृति होती है, उसमें से कुछ पार्ट हटा के फिर जो बचा पार्ट है उसका क्षेत्रफल, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे, पहले आप लोग समझेंगे ज़रा ध्यान से एक एक टॉपिक। मैं यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाऊँगा जो फार्मूले बेस्ड होते हैं, यानी जिनके लिए मान लो जैसे आपको निकालना हो वेलन का वक्र पृष्ठ, तो 2πr/h ये फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का बेलन के, जिसमें आपको r भी दी है, जिसमें आपको h भी दी है, सिर्फ यहाँ पे रखना है और निकाल लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखने से ये टॉपिक हो जाता है बड़ा, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी अगर मैं ये क्वेश्चन रखने लगता। तो ये क्वेश्चन पूछता है, हालांकि बोर्ड 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी 4 में भी पूछता है। तो जो 4 में पूछता है तो उनको तो मैंने ले लिया अपने साथ, पर ये 2 मार्क्स वाले छोड़ के चला आया। अब डायरेक्ट ये फार्मूले बेस्ड है, फार्मूला रखो, वैल्यू रखो, गुणा जोड़ करो, आंसर। इसमें भी क्या बताने की ज़रूरत है ना, आपको पता होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, या फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, उसका आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होती हैं। तो उसको डायरेक्ट आप फार्मूले पे रखते हो और आंसर पा लेते हो। वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं लेके आया। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या क्या है आपका मटेरियल, क्या है आपके पास, और वो चीज़ें यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर आपकी नज़र पहुँचेगी, कैप्सूल संयोजन होता है। कैप्सूल, कैप्सूल आपने देखा होगा, जो डॉक्टर आपको इतनी बड़ी बड़ी सी मतलब दवा में देता है कैप्सूल, तो वो बोला है, उसी के लिए पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कैप्सूल के लिए अगर इसने कहा है तो कैप्सूल मतलब ऐसे अगर आपको देता है आकृति से संबंधित क्वेश्चन, तो मेरी राय मानो तो आप इसको ऑप्शन से लेके जाया करो, नहीं आप ऐसे इसको कभी नहीं बता पाओगे। मान लो किसी के मन में ऐसी कैप्सूल बन जाएगी, ठीक है, वो सोचेगा इसको काट देते हैं तो एक आधा गोला इधर आधा गोला उधर होता है, तो आप इसमें ढूंढोगे आधा गोला कहाँ है, मतलब 2 अर्धगोले कहाँ हैं। तो ऐसे में आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आपका शंकु, 2 शंकु से क्या बना सकते हैं, शंकु भैया तिकोना होता है, और ये तिकोने से हम कभी कैप्सूल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं गलत। अभी हमारे पास ये ऑप्शन देखते हैं, एक बेलन और 2 अर्धगोले। अगर मैं एक बेलन बना दूँ, ये बेलन, ठीक है, ये बेलन ऐसी बनती है भैया, ठीक है, ऐसी। ये वाली बेलन ना बना देना, नहीं तो मार पड़ जाएगी, है ना। ये बेलन जानते हो ना, ये तो मम्मी की बेलन होती है जिससे कुटाई लगती है, ये वाली आपको नहीं बनाना, सिलेंडर वैसा बना के चलना है। आप ये मार्कर भी देख रहे होंगे मेरे हाथ में, जिसका एक पार्ट क्या है, वृत्ताकार है, नीचे पार्ट वृत्ताकार है। अगर इसी को बोलते हैं ना बेलन, कि मतलब ये वाला जो इसका पार्ट होता है, अब जो बाहरी पार्ट देख रहे हैं ये वक्र पृष्ठ होता है, इसको और इसको प्लस कर दें तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। अभी हमसे ये इस बेलन से कोई मतलब नहीं है जिससे हम रोटी बेलते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें बनाना है कौन सा बेलन, ये वाला बेलन, सिलेंडर, है ना, और 2 अर्धगोले लगाने हैं। अगर मैं इनमें 2 टोपी लगा दूँ ऐसे करके, ऐसे, तो अब ये क्या, ये बन चुका है कैप्सूल की तरह, तो जी हाँ, ये कैप्सूल की तरह बन चुका है। अभी तक ये ऑप्शन ठीक लगा हमें। एक बेलन और एक अर्धगोला, अगर मैं एक ही बेलन लगाऊँ और एक अर्धगोला तो ये ऐसा बनेगा। और अभी ये क्या लग रहा है, जैसे बाल्टी टांग के चल रही है ना, बाल्टी जैसी लग रही है, कैप्सूल तो नहीं लग रही, हटा इसको। आगे अब एक बेलन और 2 गोले, 2 गोले भैया लगाने, अर्ध नहीं गोले लगाने। अब अगर मैं गोले रख दूँ ऐसे, नीचे रख दूँ ऐसे, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको कैप्सूल तो लगेगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन भी मतलब लास्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सेकंड, जो कि सही है। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले सवाल की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है भैया, ऐसे बेलन खड़ा है, आधार ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट आधार होता है। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इसका आधार का क्षेत्रफल। अब ये होता है वृत्ताकार, इसलिए इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार निकालना है तो πr² लगाते हैं, πr², वृत्त का क्षेत्रफल 9π दिया, क्या दिया, 9π, पाई से पाई कैंसिल, r² की वैल्यू 9 है, इसलिए r की वैल्यू 3 हो जाएगी। त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इसी ऐसे ही, क्यों, स्क्वायर है ना, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, इसलिए r 3 हो जाएगी।
हाफ सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा। गोले का पृष्ठ, भैया पृष्ठ पूछा है क्या, पृष्ठ कैसे निकालते हैं। तो पृष्ठ के लिए मैं आपको बता दूं, पृष्ठ हमेशा गोले का एक ही होता है। वो उसको चाहे वक्र कह लो, उसको चाहे संपूर्ण कह लो, पर पृष्ठ तो एक ही रहेगा भैया, पृष्ठ एक रहता है। ठीक है, तो पृष्ठ हमें निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। लेकिन r के लिए अभी हमारे पास क्या है, 1/2 है। एक बार और 2 से भाग कराएंगे यानी 1/4 बन जाएगा। r कितनी बनेगी, 1/4। और रखते क्या है, 4π को वैसे ही रख दो, 1/4 को 2 बार रखो क्योंकि स्क्वायर लगा है। 1 4 इस 4 के साथ निपट जाएगा। π/4 जहाँ दिखाई दे रहा होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी आपको एक कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन सेम देगा, बस उसमें घेरा फेरी करेगा। एक मान लो π/4 यहाँ है और यहाँ भी ये कर देता π/4 और कर देता मीटर स्क्वायर, तब तो आपको लगता कि π/4 है क्या, लगाओ टिक। लेकिन आप इसको नहीं देखते भैया, तो ध्यान दे के चलना है आपको। चारों ऑप्शन वहाँ पे एक बार नज़र से देख लेना, बिना 4 ऑप्शन देखे टिक मत लगा देना, नहीं तो उसमें क्या, नहीं तो रेड लाइट जल जाएगी, है ना, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। चलो आगे आओ। ये 2 गोले हैं जिनके आयतनों का अनुपात दिया है आपको। गोले के आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3 πr³। ये एक गोले का हो गया। दूसरे का अनुपात की बात है तो बटे ले लेंगे, πr³ कर देंगे। ये 4/3 पाई से पाई कैंसिल, r³ और r³ की वैल्यू कितनी है, 27/64। ये दिया है ना 27/64। तो ये किसका क्यूब है, 3 का। ये किसका क्यूब है, 4 का। तो r का अनुपात आ जाएगा 3/4। पर हमें तो 3/4 यहाँ दिख रहा है, पर ये नहीं निकालना हमको, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। 3/4 ऑप्शन में मिल रहा है तो टिक करके आगे मत चले जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना। क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम भैया 4πr² लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4πr², नीचे फिर से 4πr²। r बदलेगी पर 4π कट जाएगी, r का स्क्वायर कर देना, उस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका नीचे 4 का क्या होगा, 16 हो जाएगा। हमारे पास 3/4 आया हुआ है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 ये सही ऑप्शन है। तो फिर 16/9 क्या नहीं सही हो सकता, 16/9 सही हो जाता तब जब ये 64 और 27 दिया होता। अगर इसने पहले 3 वाला दिया है तो पहले 3 यहाँ है, मतलब 3 का 9 यहाँ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 बाद में है तो 4 का 16 बाद में होना चाहिए। ठीक है, 4 का 16 पहले क्या कर रहा है, इसलिए गलत हो जाता। ठीक, तो ए ऑप्शन इससे सही हो जाएगा। एक बेलन तथा शंकु के बारे में बताया गया, इनके भी आयतन का अनुपात आपको निकालना है, बेलन का और शंकु का। पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, πr² h होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, 1/3 πr² h होता है, शंकु का होता है। ठीक, ऊपर क्या है, ऊपर भैया बेलन है, नीचे है शंकु। ठीक है, नीचे कौन है, शंकु है। अगर मैं पाई से पाई काट दूं तो मैं गलत नहीं हूँ, r² से r² काट दूं तो मैं गलत नहीं हूँ, h से h काट दूं तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, मतलब बेलन की दोनों की, बेलन की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या आपस में बराबर, इसलिए मैं उनको काट सकता हूँ। हमारे पास ऊपर बचेगा 1/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, तो 3/1 बनेगा, यानी 3:1 बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इस 3 को ऊपर भी ले जाते हैं, कभी कभी आपको बताया जाता है कि ये नीचे से गुणा होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं, पहले तो ऑप्शन में टिक करना चाहूँगा 3:1 वाला, ऑप्शन नंबर बी। कोई बच्चे इसमें क्या करेंगे, कोई तो 1/3 है, कोई इसको नीचे भी पहुंचा देगा और कहेगा कि 1:3 आ जाएगा, इसका रेशियो जो आएगा 1:3 भी आ जाएगा, तो वो भी ऑप्शन है, उसके लिए भी व्यवस्था है। इस तरह से 2 ऑप्शन सही हो नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें होता ये है कि अगर तो ऐसा है क्या सर कि अपनी सुविधा के लिए आप कर लेते हो कभी ऊपर कभी नीचे, तो जी नहीं, अपनी सुविधा के लिए ना मैं ना ही कोई टीचर करेगा। ठीक है, क्या होता है कि नीचे की अगर भिन्न कंप्लीट है, ऊपर क्या लिखा, सिर्फ 1 लिखा है, 1 के बट्टे में 1/3 है, नीचे भिन्न क्या है, कंप्लीट है, ऊपर 1 अकेला बैठा है। ठीक है, तो अगर नीचे की भिन्न कंप्लीट है तो ये चीज़ ऊपर जाएगी उठ के, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ऊपर भिन्न कंप्लीट हो, नीचे 1 अकेला बैठा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये 1 उठ के नीचे चला जाएगा। समझ गए ना, अगर नीचे भिन्न कंप्लीट है तो वो उठ के ऊपर जाएगी, और ऊपर भिन्न कंप्लीट है तो उठ के
नीचे ही रह जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाता है और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के बाद आपसे अगर वो क्वेश्चन बनाएगा इस चैप्टर से, तो फर्स्ट तो ये चीज़ कि क्या पहले वो मतलब किसी एक के आयतन को दूसरे में बदलने का प्रयास किया करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि एक को पिघला के दूसरी चीज़ बनवाएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपका सिक्के वाला बहुत आता जाता रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा निपटा के चलेंगे आगे की तरफ। आपको बताना है कि विमाओं इतने इतने और इतने वाला एक घनाभ बनाने के लिए इतने इतने मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्के पिघलाने हैं, पिघला करके उससे एक डिबिया यानी घनाभ बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक सिक्के का आयतन चाहिए होगा बेटा, एक का कितना बनेगा, और एक घनाभ जो बनेगा टोटल उसका आयतन कितना होगा। फिर हम देखेंगे कि इतने कितने कितने सिक्के मिलके ये बना लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पहले घनाभ का आयतन चाहिए। किसका चाहिए, घनाभ का आयतन। सबसे पहले हम निकाल रहे होंगे घनाभ का आयतन। अब बताओ ना, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे, ठीक है, ऊंचाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बहुत बढ़िया, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये होता है किसके लिए, ये होता है भैया घनाभ के लिए, घनाभ के लिए होता है। तो बताओ लंबाई क्या है घनाभ की, 5.5 है, रख लो। चौड़ाई क्या है, 10 है। ये क्या है, ये 3-5 सेंटीमीटर है। कराओ सबका गुणा। देखो क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। 55 का 35 से करवा लेना भैया। किसका, डायरेक्ट गुणा करवा दे रहा हूँ। 55 का 35 से करवा लो, और 10 के लिए क्या करना, किसी एक का दशमलव हटा लो। 10 के लिए क्या करोगे, किसी एक का दशमलव हटा दो। यहाँ रखो 5.5 और यहाँ करा दो 35। ठीक है, यहाँ से किसी एक का दशमलव हट गया, मतलब 10 गया और एक का दशमलव भी गया। चलो 35 का गुणा भी करवा लेते हैं, क्या आएगा। वैसे तो चलो कोई नहीं, गुणा करवा लेते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन हम इनको डायरेक्ट रख लेते हैं। डायरेक्ट कैसे रखेंगे, चलो गुणा नहीं करवाएंगे, हमने मान लिया इसका आयतन इतना हो जाएगा। ठीक है, गुणा नहीं करवाते। अब एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन निकालो। सिक्का कैसा होता है, अब सिक्का जानो कि कैसा होता है। सिक्के को आपने देखा होगा कि सिक्का होता तो वृत्ताकार है, पर उसकी कुछ मोटाई होती, कुछ अगर ऐसे रखा जाए सिक्के को तो उसकी कुछ ऊंचाई बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार, ऊपरी पृष्ठवृत्त, नीचे पृष्ठवृत्त और बीच में क्या, उसकी कुछ ऊंचाई हो जाती है, तो वो होता है बेलनाकार। सिक्के का आयतन निकालने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर एच कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई की वैल्यू 22/7 रख देना। ठीक है, और आर कहाँ से लाओगे, व्यास है 1.5 सेंटीमीटर। क्या है, व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास, अगर सिक्के का व्यास हमारे पास है, चलो पहले सारी चीज़ें बाकी की निकाल लेते हैं, डायरेक्ट रख लेंगे। ठीक है, चलो सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। तो सिक्के की त्रिज्या निकालनी, हमको क्या निकालनी है, सिक्के की त्रिज्या निकालनी। तो व्यास बटे 2 कर दो, व्यास बटे 2 कर दो, क्या मिलेगा, 2 0 0 2 8 16 और 2 7 14 2 5 10, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलो एक वृत्त की त्रिज्या तो मिल गई। अब इसने कहा 2 मिलीमीटर उसकी मोटाई है, 2 मिलीमीटर मोटाई है, यानी उसकी हाइट, ऊंचाई का काम करेगा ये। ऊंचाई कितनी है, 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या बनेगा, 0.002 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 0.02 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने, नहीं यार, हाँ 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम 100 से भाग कराएंगे, 0.2 सेंटीमीटर बना लेंगे। अब हमें चाहिए सिक्कों की संख्या। क्या चाहिए, सिक्कों की संख्या चाहिए, सिक्कों की संख्या। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ गुणा क्यों नहीं करवाया। फालतू की एक क्या हो जाता है, एक अनावश्यक कार्य हो जाता है गुणा करवाना। ठीक है, देखना जरा, सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटे हो जाएगा एक सिक्के का आयतन, बटे एक सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन।
ठीक है भाई, ऐसे आपको रख लेना है। घन आपका है 5.5 और ये 3.5। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास सिक्के का आयतन। आप चाहो तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसको आप पहले करो भी नहीं तब भी ठीक है। आप सवाल यहाँ से स्टार्ट करो, तब भी ये सवाल क्या है, गलत नहीं होगा, सही है। आप इसको सही बना रहे हो, ठीक है। ऐसे एक साथ रखेंगे ना तो हमें इसको अनावश्यक काटना जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे भाग करा लेना, आपस में संख्याओं को काट लेना। सिक्के का आयतन क्या होता है भैया, सिक्के का आयतन इसका तो होता है एल बी इंटू एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच दोनों के लिए अलग अलग है भैया, इसकी एच को कुछ और मान लो, ठीक है, इसकी एच स्मॉल रहेगी, या यूँ कह लो कि एक रहेगी एच, एक रहेगी एच डैश, दोनों अलग अलग है, ना कहना कि एच एच काट लो, ठीक है, एच एच नहीं काटते हैं। तो हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर और 10 और 3.5 सेंटीमीटर। इनके पास क्या है, इनके पास है पाई बटे 7। इस बटे 7 को क्या करें, ऊपर ही ना भेज दें, बटे 7 को ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है। आर क्या होगी भैया, आर 0.875, 875, ठीक है, 875 हो जाएगी। उसके बाद इसका स्क्वायर भी रखना है, 0.875 का स्क्वायर, साथ में एच कितनी है, एच है 0.02। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इन 2 अंक के पॉइंट के बाद कितने अंक है यहाँ, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, इन 2 अंक से इसका पॉइंट हटा सकता हूँ, तो जी हाँ, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है ऊपर नीचे, तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। अब इनको तो मैं नहीं हटा सकता, तो इनके बाद 3 है, इनके पास 3, ठीक, इनके पास क्या है, इनके पास 3 अंक है, इनके पास भी 3 अंक है, तो उन 3 अंक के लिए यहाँ पे 3 3 6 तो 0 बढ़ा, ठीक है। और इस तरह से इनके भी क्या हो गए, पॉइंट का काम हो गया खत्म, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, काटा पीटी मचाएंगे और सवाल को सॉल्व करके लाएंगे। मेन काम इसका यही है भैया कि काट पीट के इसको आप सही से लगा पाओ, वही इसमें मेन काम होता है, बाकी इसका कोई रोल है ही नहीं। देखो चलो कोई बात नहीं, 55 है ना, 11 पंजे 55, आराम से देखते जाना मैं कैसे काटता, 11 दूनी 22, और देखो यार, और यहाँ से क्या कर सकता है, ये 2 बचेगा। अब इस 2 से हम इस 10 को 5 बार में ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारे पास 875 और 875 बचा हुआ है, ठीक है। इस 875 को 35 से काट लेते हैं, 35 से कट जाएगा क्या, जी हाँ 35 से कट जाएगा। कैसे कटेगा 35 से, 35 से कट जाएगा, 35 दूना 70 होता है, तो बचे कितने इसके 175, तो 35 पंजे 175 भी होता है, ठीक है। 35 से कट जाएगा 25 बार में, 35 से कितनी बार में, 25 बार में। और अगर देखना यहाँ 7 और 5, 7 पन्ना 35 बनेगा, तो इस 35 से भी हम इसको काट देंगे, 35 दूना 70 और 35 पंजे 175, ठीक है। 35 दूना 70 हो रहा है ना, 70 के बाद कितना बचेगा, 17 बचेगा, 70 के बाद 17 बचा दिया, ठीक है। 70 के बाद 17 बचेगा तो 175 बन जाएगा, और 35 पंजे 175, इसलिए मैं इनको निपटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब क्या है ध्यान से देखने वाली चीज़, हमारे पास 5 है, इस 5 से इसको हम काटेंगे 5 बार, बताओ ठीक है ना, 5 से 5 बार। ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 और उसके साथ कितने जीरो, इतने जीरो, 6 जीरो, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है, 5 है, 25 है, 2 है, 5 है और 25 है। चलो भैया 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 होता है, और 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो भी लगेंगे, 2 पंजे 10 होता है, इसलिए 1 जीरो और कम हो जाएगा, तो टोटल जो आने वाले सिक्के हैं ना, वो कितने सिक्के बनेंगे, 400। मेन रोल होता है यहाँ पे काटने का, काटने पीटने का, तो अगर वो आप कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपकी चांदी नहीं कटेगी, फिर तो आपके नंबर कटेंगे। भैया आप चांदी काटना चाहते हो तो चांदी काट लेना, लेकिन चांदी काटने के लिए आपको इनको काटना आना चाहिए, इनका काटना नहीं आया तो फिर आपके क्या कटेंगे, नंबर कट जाएंगे लालू, नंबर कटेंगे, ठीक है। नंबर नहीं कटने देना, चांदी काट के रखना, ठीक है, चांदी काट के रखना, अगर सवाल काट लिए तो नंबर नहीं कटेंगे। चलो आप इसको देखते हैं। घन का आयतन 729 है, सबको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, उसके सहारे निकालेंगे भुजा, और भुजा के सहारे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 729 दिया है, आयतन लिखते हैं भुजा का क्यूब, और ये 729 है, किसका क्यूब है, तो भैया ये 9 का क्यूब है, किसका है, 9 का क्यूब है। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में। अब क्या चाहिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, क्या चाहिए,
घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, घन का संपूर्ण कारोबार चाहिए, घन का संपूर्ण एरिया चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ। तो कैसे निकालते हैं? 6 × a²। घन होता है वृत्त के मतलब वर्ग के जैसा, और वर्ग के 6 फलक मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना? एक आगे एक पीछे, 2 ऊपर नीचे, 4 आएँ बाएँ दाएँ। ठीक है, मतलब 6 हो जाते हैं टोटल। तो 6 फलक का निकालेंगे हम, और 6 गुणे क्या करेंगे? 9 × 9 स्क्वायर, 9 9 81, और 81 का टेबल किसको पता है कि 6 कम 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इस तरह से सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ेंगे अब आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक और ख़तरनाक किस्म का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे बता दिया था कि मैं वो सरल वाले क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी जाएगी। यहाँ पे आपके पास वो क्वेश्चन पर्याप्त हैं मेरे पास जो बोर्ड पूछता है, और वो थोड़ा सा अलग टाइप के हो जाते हैं, जो आप साल भर उनको सॉल्व करते ही नहीं हो, बुक में आपको मिलते ही नहीं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं सिर्फ, जो आप हमेशा करते रहते हैं उनको मैं हटा के चल रहा हूँ, जो सीधे फार्मूला बेस होते हैं ना। तो अगर फार्मूला बेस चीज़ें हैं तो उसको आप फार्मूला पता है तो लगा पाओगे, उसको मेरे बताने या ना बताने की कोई मतलब ही नहीं है। गुणा भाग जोड़ घटाना सबको आता है, ठीक है। वो तो बात होती है लॉजिक समझने की, क्वेश्चन की लॉजिक समझना है कि वो बोल क्या रहा है। इसको ज़रा समझ के चलेंगे। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, ठीक है, एक कुछ भाग पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया। एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें पहले से कुछ पानी है, उसमें एक गोला भी डाल दिया गया। अब आपको भी पता है कौवे और पत्थर, कौवे प्यासे कौवे की कहानी है ना, जिसमें वो पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर लाता था। तो सेम यहाँ पे लॉजिक बन रहा है कि अगर हम गोला डाले हैं तो पानी तो ऊपर आएगा ही, और पानी उतना ही ऊपर आएगा जितना आयतन गोले का है। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि पानी उतना ही ऊपर आएगा जितना गोले का आयतन है। तो अगर यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब गया, पूरे पानी में डूबा है, तो बर्तन में पानी के स्तर की 3 सही 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी जो पानी है उस बर्तन में कितना चढ़ता है? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, ठीक है। इतना पानी चढ़ जाता है। तो ज़रा समझने वाली बात है, एक अगर बेलनाकार बर्तन है इसमें पानी मान लो यहाँ तक है, अभी इस पर गोला डाल दिया गया है, और ये क्या होता है फिर देखो, अब ये गोला इस पर क्या है, ऐसे खड़ा है, और ये पानी का स्तर ऐसे पहुँच गया। अभी कहाँ था? अभी यहाँ उस तक पहुँच गया। तो अगर ये यहाँ से वहाँ तक गया है, इसकी ऊंचाई है 3 सही 5/9। कितनी भैया? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, 5/9 सेंटीमीटर ये ऊंचाई। और ये ऊंचाई इतने गोले इतना जो पानी चढ़ के गया है ना, ये इस गोले के आयतन के बराबर है। कहो हाँ बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उतना पानी चढ़ा है जितना गोला अंदर गया, ठीक। इसलिए गोले के आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। पर इस पानी का आकार अगर आप देख पाएंगे तो वो बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का। तो हमें चाहिए बेलनाकार बर्तन का व्यास। उसके लिए हमारे पास है, देखो, पानी की ऊंचाई, जो यहाँ पानी की ऊंचाई है ना, वो बेलनाकार है। पानी की ऊंचाई, चढ़े हुए पानी की स्तर बढ़ने के बाद, स्तर बढ़ने मतलब क्या है, बर्तन में सबसे पहले हम गोले की चीज़ें लिखते हैं। गोले का व्यास है हमारे पास, गोले का क्या है? व्यास है। गोले का व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या सबको पता है कितनी बनेगी? आर कितनी बनेगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितनी बन जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और क्या चीज़? और हमारे पास गोले के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई बढ़ी हुई, पानी की बढ़ी हुई ऊंचाई, बढ़ी ऊंचाई, हाइट, एच कितनी होगी? एच होगी 3 सही 5/9। 9 दिया 27, 27 और 5 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पानी की बड़ी ऊंचाई है। तो जो बड़ी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई काम करेगी बेलन का, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पे गोले का जो आयतन होगा भैया, किसका? गोले का आयतन वो बराबर हो जाएगा पानी के बढ़े हुए आयतन के, पानी के बढ़े हुए आयतन, पानी का बढ़ा हुआ आयतन बराबर हो जाएगा पानी का बढ़ा हुआ
आयतन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो भैया आपको भी पता है कि गोले का आयतन क्या होता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, 4/3 पाई आर। इसका क्या होता है, ये तो बनेगा ना बेलन का, बेलन का बनेगा तो इस पर बेलन वाला लगाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर और एच। इसकी आर हमें मिल जाएगी तो हम यहाँ से आर का डबल करके व्यास बना देंगे। ठीक है, व्यास बना देंगे। इसी जुगाड़ में तो मैं था उतनी देर से कि अगर ऐसा कोई सवाल मिले इसमें ऐसा लॉजिक लगाना पड़े तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। देखो 4/3 है, ये पाई से पाई सबसे पहले तो काट दो, इसका हमारी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, रोल सबका होता है और इसका भी है। ठीक है, 6 है त्रिज्या, तो 6 है ना, तो 3 बार लिखो 6 6 6। आर स्क्वायर पता है, नहीं पता। एच तो पता है ना, एच कितनी है, एच है 32/9। ठीक है, 3 दूना 6। अगर मैं चाहूँ तो 4 आर का स्क्वायर निकालना है। इधर है हमारे पास 4 गुणे 2 गुणे 6 और नीचे वाली चीज़ जाएगी ऊपर, ऊपर वाली चीज़ जाएगी नीचे। सही बात है ना, ऊपर वाली चीज़ नीचे जाएगी। अब देखो 4 दूनी 8 होता है भाई, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 बार में ख़त्म कर दिया। ठीक है, 4 बार में ख़त्म कर दिया। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, इस 2 से काटेंगे इसको भी 3 बार में। तो जो आर स्क्वायर है ना वो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 है और 81 के बराबर है। 9 त्रिक 27 त्रिक 81, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 9 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो व्यास जो होगा लिख देंगे भैया, अतः बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास 9 दूनाई 18 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 9 दूनाई 18 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपको सवाल को समाप्ति की तरफ ले जाना है और समाप्त भी कर देना है और फिर आगे की तरफ भी बढ़ना है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर तो हो ही गया होगा क्या चीज़ थी, नहीं हुआ तो बैक चले जाना, फिर से देख लेना। तो एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसको आपको क्या करना है, समझना है, सॉल्व करना है। अगर बन जाता है तो आप करते रहो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन इसको समझना ज़रा ध्यान से कि बोल क्या रहा है। नहीं तो अगर इसकी बोली ही नहीं समझ पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अभी इधर बताता हूँ छिली हुई लकड़ी क्या चीज़ है। देखो एक 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को, घन समझते हो ना, घन का मतलब ये एक डब्बा। ठीक है, ये एक डब्बा, देखो ऐसे है एक डब्बा। ठीक, घन है, ये क्या है, घन। 7 सेंटीमीटर भुजा है, छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। भैया मैं चाहूँ इसके बीच में छोटा सा गोला निकाल लूँगा, छील करके पूरा काट करके छोटा गोला, या मैं चाहूँ तो थोड़ा बड़ा निकाल सकता हूँ, लेकिन हमको महत्तम सबसे बड़ा निकालना है। सबसे बड़ा गोला कब निकलेगा, जब मैं इसको, इसकी ये जो फलक है ना, ये जो साइड वाले दिख रहे हैं, यहीं से छीलना शुरू कर दो। यानी कि कहने का मतलब कि इस फलक से लेकर के इस फलक तक का पूरा सारे फलक जोड़ते हुए निकालना है गोला। क्या करना है, सारे फलक जोड़ते हुए गोला आपको काट के बाहर निकालना। तो जब सारे फलक जोड़ते निकालेंगे तो मुझे ज़रा बताना इस फलक से इस फलक या इस कोर से इस कोर तक की दूरी कितनी है। ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, 7, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त के लिए व्यास का काम करेगी। बताओ सही है ना, कि वृत्त के लिए व्यास का काम करेगी। यही जो 7 सेंटीमीटर दूरी है ना, 7 सेंटीमीटर की भुजा है ना, यही वृत्त के लिए व्यास का काम करेगी, क्योंकि वृत्त सभी फलक पर छू के निकलता है। इसलिए वृत्त को एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी जो केंद्र से लेके जाएगी वो वृत्त के किसका काम करेगी, व्यास का काम करेगी। 7 हो जाएगा वृत्त का व्यास। अब थोड़ा सा देखना, अभी उस गुटके से वृत्त निकल चुका, तो जो कोने वाले एरिया होंगे वो बचेंगे, वही है छीली हुई लकड़ी। उसी को तो हमको हटाना था, वही है छीली हुई लकड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छीली हुई लकड़ी का आयतन, हमें क्या चाहिए, छीली हुई लकड़ी का आयतन, लेकिन हमारे पास है घन की भुजा। घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो जब घन की भुजा है तो घन का आयतन भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गोले के लिए भी चाहिए।
तो हमें पता है कि गोले का व्यास कितना है। हमें पता है गोले का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बताओ ना गोले की, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ हो जाएगा व्यास का हाफ त्रिज्या गोले की, है ना। चलो अब हमारे पास गोला भी है, व्यास भी है। हमें क्या चाहिए, छिली हुई लकड़ी का आयतन। वो छिली हुई लकड़ी हम किसके निकाले हैं, गुटके से निकालेंगे और उसमें गोला बचेगा। कुछ लकड़ी छील करके निकालेंगे तब उसमें गोला बचेगा। तो गुटका था, गुटके से अगर हम गोले को हटा दें तो जो पार्ट बचेगा वो छिली हुई लकड़ी होगी ना, मतलब वही लकड़ी जो बची है ना। छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या निकालने चल रहे हैं, छिली हुई, बस यही तो इसमें लॉजिक समझना होता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी का आयतन, यही लॉजिक इसमें पकड़ना है। नहीं तो फार्मूला तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, पर लॉजिक आपको समझ के चलना पड़ेगा। कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया तो फिर मुंह तुम्हारा भी लकड़ी के जैसा बन जाएगा, यानी सूखा सूखा। ठीक है, चलो अब हुई लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी, उसके लिए हमें चाहिए घन का आयतन, घन का आयतन, और इसी में हम घटाएंगे गोले का आयतन। बताओ सही है ना, घन से ही तो गोला निकलेगा। जब गोला निकलेगा तो भैया उसके कुछ कोने कोने पार्ट, एक बार आप और देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसे निकालोगे वो ना, ये देखो ये कोने वाले पार्ट बच रहे हैं, तो इसी को तो छीलना है, उसी का वो आयतन पूछ रहा है। ठीक है, छिले हुए भाग का आयतन, गोले का आयतन इसमें से घटा दो। क्या करना है, गोले के आयतन को घटा देना है। घन का आयतन बनेगा, सबको पता है, a का क्यूब लिखते हैं, और गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ क्या है, यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा, माइनस अंदर जो वैल्यू लिखोगे आप तो 4/3 और गुणे ये पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, और अंदर ये 7 का क्यूब लगा देना, और सबके बट्टे में 2 लेके चलना। समझ गए ना, सबके बट्टे में 2 लेके चलना। इस 7 से इस 7 को काट दो, 2 दूना 4 होता है, 4 कट जाएगा। इस 2 से इसको काटोगे 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बार में इसका काम खत्म हो जाएगा। अब आप देखो तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 49, 49 सत्ते 343। कितना होता है भैया, 49 सत्ते 343 होता है। 7 9 63, 7 चौक 28 6, 28 6, 28 6 34, 343 होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, और माइनस 11 बचा 77 है, 7 सत्ते 49, 49 का और गुणा 11/3 है, 49 गुणे 11/3 है, 49 गुणे 11/3 है, 49 गुणे 11/3 है। देखो 7 सत्ते 49 गुणे 11, 11 9 99, 11 चौके 44, 44 और 9 कितने 53 हो जाएगा बटे 3। सबका गुणा कराओ, 11 सत्ते 77, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 5, 49 4 53 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब आप करोगे 3 का इससे गुणा और 543 को घटाओगे, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 1 10, माइनस 539, नीचे रहेगा 3। 1029 में 9 में 9 गया तो 0, तो में से 3 घटाओगे तो 12 से 3 घटाओगे यानी कि 9 में से 5 घटाया तो 490 यहाँ बचेगा बटे 3 है। अगर 3 से भाग करा पाओ तो ठीक है, नहीं इतने ही सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, निकाल पाओ तो निकाल देना। 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 3 को 9, 1 6 9, 169 के आसपास पहुँचेगा जाके, 170 के आसपास। ठीक है, तो अगर वो निकालना है पॉइंट में तो निकाल लेना, नहीं ये भी सही है। तो ऐसे अप्रोच करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले समझना है उसकी लैंग्वेज, फिर उस पर अटैक कर देना है। ठीक है, जैसे ही लैंग्वेज समझ में आती है तो फार्मूले के साथ साथ अटैक कर देना, बिना फार्मूले के गए तो भारी पड़ जाएगा, इसलिए अस्त्र शस्त्र मजबूत कर लेना तब उसके पास जाना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और चलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन भी लॉजिक वाले ही हैं, अगर इनको आप समझ नहीं पाएंगे तो बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले वाले से मिल लेते हैं। इसने क्या कहा है कि 2 घनों को, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, एक का आयतन 64 है, दूसरे का भी 64 है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। अगर मैं एक घन और एक घन जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, घनाभ बन जाएंगे।
जाएगा। और वो घनाभ बना है उसका कुल पृष्ठ ज्ञात करो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, उस पर जाने से पहले पता करो कि घनाभ की भुजाएं क्या क्या बनेंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें एक घन की भुजा पता होनी चाहिए। किसकी? घन की भुजा। घन की भुजा निकालनी है। घन की भुजा क्या होती है? आयतन का क्यूब रूट। ऐसे निकालते हैं ना, आयतन का क्या लेते हैं? क्यूब रूट लेते हैं, मतलब घनमूल निकालते हैं। आयतन है हमारे पास 64, तो घन की भुजा क्या निकलेगी? 4 सेंटीमीटर। ये एक घन की भुजा है। अब अगर घन पे घन जोड़ा जाएगा, जरा देखना ध्यान से, ऐसे करके जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे देखना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऐसे करके एक घन है और एक घन इसी के साथ में जोड़ा जाएगा, एक दूसरा भी इसी के साथ में जोड़ दिया गया। भैया क्या करना है? जोड़ देना। ऐसे ये देखो, ये रहा जुड़ गया। ये क्या हुआ? इसी के साथ में दूसरा जुड़ गया। अभी जो जुड़ के बना है वो 2 डब्बे वाला बन गया। ध्यान देना, अभी ये क्या है? इसकी भुजा 4 है, आगे भी 4, यानी ये टोटल क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। पीछे की 4 है वो 4 ही रहेगी, आगे 4 है वो 4 ही रहेगी। सिर्फ बदलेगी क्या? उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। समझ रहे हैं ना आप ध्यान से कि ऊंचाई कितनी रहेगी? जितनी थी, अभी ऐसे है और एक ऐसे है, तो जितना ऊंचा है उतना ऊंचा रहेगा, और अगर मैं कहूँ जितना चौड़ा है उतना चौड़ा भी रहेगा। बस जुड़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लंबाई 4 से 8 हो जाएगी। तो क्या है? घनाभ का, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या बनेगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या बनेगी? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या बनेगी? ऊंचाई भी रहेगी 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठ। क्या निकालना है? घनाभ का कुल पृष्ठ निकालना है। तो निकालो भैया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वेट करता है 2 और अंदर क्या रहता है? L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, ये चीज़ अंदर रहती। ठीक है, तो 2 गुणे L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 8 है। अंदर अंदर इनको क्या करो? 8 चौके 32 कर दो, 4 चौके 16 कर दो, 8 चौके 32 कर दो, 32 32 64, 64 और 16 80, 80 दुनाई 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है। एक नीचे भी 4, ये सारे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर वो आपसे दोहरा काम करवाएगा ना तो 4 मार्क्स दिला के जाएगा। अभी तो 6 मार्क्स वाले तो वेट कर रहे हैं भैया, 6 मार्क्स वालों से भी आपको जल्द मिलवा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे चलेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आधार, भैया शंकु का आधार की बात है। शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार होता है वृत्त के आकार, वृत्ताकार होता है ना, उसकी परिधि दी है। अगर वृत्ताकार शंकु की परिधि दी है, शंकु का वृत्त होता है, मतलब शंकु के आधार की परिधि, आधार की क्या है? परिधि है, आधार की परिधि है। क्या है? शंकु के आधार की परिधि। ठीक, और परिधि क्या है? परिधि है 2πr। दी कितनी है? 24 पाई। कितनी दी है? 24 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भैया, और 24 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी? आर की वैल्यू 12, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई भी दी है, शंकु की ऊंचाई भी हमें दी हुई है। क्या दी है? 5 सेंटीमीटर। वहाँ ऊपर आपको लिखी हुई दिख रही है 5 सेंटीमीटर। ये देखो 5 सेंटीमीटर दी है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई ऊंचाई। अब निकालना है हमें शंकु का आयतन। तो अगर आपको आयतन का फार्मूला पता है तो आप निकाल लोगे। कैसे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू रखना, नहीं चाहते हो तो नहीं रखना। सही वैसे भी है, सही वैसे भी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? आर इसका 12 है, कटने वाला नहीं है 7 से, इसलिए पाई को छोड़ के चलेंगे। 1/3 रख दो, पाई को ऐसे ही रखो। आर के क्या रखना है? 12, और गुणे 12, एच की वैल्यू है 5।
3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 पंजे 20 और 20 का 12 से 12 दूनी 40, 12 दूनी 24, सॉरी 240 हो जाएगा। 240 के साथ पाई लगा रहेगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनको छोड़ते हैं, ये तो एकदम क्वेश्चन इजी रहे, है ना। थे तो लॉजिक वाले ही, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और ख़तरनाक क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी फुल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको लैंग्वेज इसकी समझनी है और इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो एक लंबवृत्तीय बेलन ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। एक मैं पहले आपको बेलन बना के दिखा देता हूँ। ये रहा बेलन, ठीक है भैया। ये क्या है? एक बेलन है। ठीक, क्या है ये? एक बेलन है। ठीक, बेलन है। ये रहा बेलन, ये बेलन बन चुका। ठीक है, इसके आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। यहाँ पर अर्धगोले जोड़ दिए ऐसे, और यहाँ पे भी जोड़ दिया गया ऐसे। ठीक, अब ध्यान देना, बेलनाकार भाग व्यास, बेलनाकार जो भाग था, जितना कितना था बेलनाकार भाग? इतना। भैया बेलनाकार भाग का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो जब इसी पे वो भी जुड़े हैं तो उनका भी व्यास 14 होगा, है ना। अर्धगोले जो जुड़े हुए हैं उनका भी व्यास 14 ही सेंटीमीटर होगा। ये जो वैल्यू आपको दी है ना, इतनी, ये कितनी दी है? ये दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ही ऊंचाई दी है, इतनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब ठोस में लगा क्या है? तो एक क्या लगा है, सॉरी, आपके पास एक बेलन है। बेलन के ऊपर और नीचे अर्धगोलाकार चीज़ें लगी हुई हैं, अर्धगोलाकार है। ठीक है, अर्धगोले लगे हैं, नीचे 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 और ऊपर। तो अगर आप इसको सोचोगे कि संपूर्ण पृष्ठ की बात है और मैं इसमें कर दूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ दूं, तो ये निकल आएगा। तो ये सोच आपकी गलत है, ऐसे आप इसको निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, तो जरा बताऊँगा आपको कैसे आपको इसको करना है। इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको पहले क्या चाहिए? ये इतना बेलनाकार भाग है, इसका चारों तरफ का निकालो। बेलनाकार भाग का ऊपर का पार्ट ढक गया भैया, क्योंकि गोला रख गया, इसलिए नीचे का भी ढक गया क्योंकि गोला रख गया। ठीक है, अगर गोला रख गया तो ढक गया वो। अब ढक गया तो हमारे पास बचा क्या? बेलन का ये सामने वाला, ये जो राउंड वाला भाग है, सिर्फ ये बचा है। इसको निकालने के लिए वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे? बेलनाकार, पहले बेलनाकार भाग की सारी चीजें देखते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी बनेगी भैया? त्रिज्या बन जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेलनाकार भाग की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या बनेगी? ऊंचाई भी इसने दी है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अर्धगोले की बात आती है, तो अर्धगोले के लिए देख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास, जो इसका व्यास है वही इसका भी व्यास बनेगा 14 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या क्या बनेगी? इसकी त्रिज्या को हम कुछ और ले लेते हैं। वैसे तो त्रिज्या बराबर रहनी है 7 ही सेंटीमीटर, समझ गए ना। 7 ही सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी भी रहनी है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या रहनी है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास आपको दे दिया गया, यहाँ भी डी डायमीटर। ठीक है, और आर आप निकाल लिए, एच भी दी थी, आर आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। क्या चाहिए? ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो जरा सा बताना, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट रख देते हैं। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ये आपको कंफ्यूज इसीलिए करता कि आप सोचते कि इस पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का प्लस अर्धगोले का संपूर्ण जोड़ के निकाल लेंगे, लेकिन ये बात गलत है। बेलन का संपूर्ण इसको और इसको मिला के बनता है और ये चीज़ आपकी ढक गई है। अर्धगोला अगर ऐसा है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा बीच वाला ये भाग और प्लस ये गोला वाला भाग। अर्धगोला कटा हुआ क्या होता है? पूरा कटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे तरबूज काटते हैं ना, तरबूज मतलब आधे गोले के कटोरे के जैसा बन जाता है। तो एक भाग उसका सपाट होता है, एक होता है ऐसे राउंड वाला।
तो राउंड वाले को वक्र पृष्ठ के पास सपाट जुड़ गया तो संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन यहाँ दोनों के सपाट पार्ट ऐसे अगर रहेगा अर्धगोला, इसका सपाट पार्ट ये है तो ऐसे रख दिया गया, इसलिए इसका ये वाला पार्ट तो इसी के साथ ढक गया। अब हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ गोला वाला। ठीक वैसे ही नीचे भी ढक गया और बचा क्या है, बाहर वाला। इस बाहर वाले पार्ट को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है, समझ के चलेंगे थोड़ा सा, ये है आपके पास अर्धगोला। ये सपाट पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका राउंड वाला पार्ट। राउंड वाले पार्ट के लिए तो हम 2πr² लगा लेते हैं, पर अगर सपाट पार्ट भी लेके चलते हैं तो एक बार πr² और लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी 3πr² होता है संपूर्ण पृष्ठ गोले का, अर्धगोले का। लेकिन यहाँ ये वाला पार्ट बेलन के साथ भैया ढक जाएगा, इसलिए ठीक वैसे ही ऊपर भी एक अर्धगोला जो लगता है ना, उसका भी पार्ट ढक जाएगा। तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। सिर्फ किसका लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे। बात यहाँ समझने की है, बाकी यहाँ सवाल में कोई दम नहीं है, बात केवल समझने की है। और 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। 2 गुणे क्यों भैया, दो ठो अर्धगोले लगे, इसलिए 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भैया मैं मानता हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ में होता है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों की बात एक है, लेकिन अर्धगोले में ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है, ये अर्धगोले की बात है। लेकिन संपूर्ण में तो दोनों ही 4π होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, 4πr²। जब संपूर्ण की बात हो, जब वक्र की बात हो, और जब कट गया तो कटने पर एक पार्ट और बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सपाट वाला पार्ट, तो उसको भी देख के चलना है। पर यहाँ तो वो पार्ट ढक चुका तो उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh लगाते हैं और उसके लिए 2 गुणे अर्धगोले का लगाते हैं 2πr²। r देखो 2πr वहाँ भी है, तो वैसे तो वैल्यू रख लो इनकी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखना, क्योंकि r कटने के लायक है। इसकी ऊंचाई होगी 30 प्लस 2 गुणे 22/7, r है कटने के लायक 7 और एक और 7। इस 7 से इस 7 को काट देंगे, इस 7 से इस 7 को काट देंगे, ठीक है। गुणा कराओ तो क्या होगा, 22 दिया 66, 66 दूनी हो जाएगा भैया, 66 दूनी 132 हो जाएगा, 132 और ये 0 1320 हो जाएगा। टोटल जो बनेगा 22 दिया 66, 66 यानी 660 और 66 दुनाई 132, वो 0 साइड में लगा देंगे, ठीक है। 22 क्या होगा, 66 दुनाई 132 हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे है 22 7 154 और गुणे 4 लगा है, गुणे अभी यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, इसका मतलब 4 लगा है। 22 7 154 होता है और 22 7 54 में 4 से गुणा करना है, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 1 21, 216 अभी यहाँ पे और जुड़ेगा, तो 13 13 2 15, 1500 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1536 क्या निकाल रहे थे, संपूर्ण पृष्ठ, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्या निकालेंगे, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया थोड़ा सा समझ के चलेंगे, इसका आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई है। देखो, इसने इसकी ऊंचाई नहीं दी थी भैया, इसने पूरे की ऊंचाई दी थी। जो पूरा पार्ट बनेगा उसकी है 30, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तो रखना है किसकी, बेलन की ऊंचाई। हमें यहाँ रखनी है बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई को देखो। अब ये इसकी त्रिज्या तो 7 बनेगी, त्रिज्या कितनी बनेगी, इतनी दूरी 7 हो जाएगी, ठीक। वहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 हो जाएगी, और 7 7 14, पूरी 30 है, 30 में से 14 निकाल देना, तो इतने पार्ट की आपको रखनी थी। 30 में से 14 निकाला तो 16 सेंटीमीटर। मेन लॉजिक यहाँ पे था कि आप इसको पकड़ पाते हो कि नहीं। तो ये चीज़ मैं भी नहीं पकड़ पाया, और आपको लेकिन पकड़ के चलना है, ठीक है। मैंने वहाँ देखा नहीं, यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है कि तथा ऊंचाई लिखी है, तथा इसमें यहाँ लिखना चाहिए था मुझे कुल ऊंचाई। वहाँ क्वेश्चन में है, पर मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसमें सिर्फ ऊंचाई लिखा। सिर्फ ऊंचाई का मतलब फिर वो बेलन की दिखाई देती, ठीक है। तो
कुल ऊंचाई लिखा होता तो मैं समझ जाता कि ये पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है, और मैंने उसमें तो लिखा है पर मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम यहाँ 16 रखेंगे। कितना रखेंगे? 16 रखेंगे। अब हम 16 से इसके साथ गुणा करवाएंगे। किससे करवाएंगे? 16 के साथ गुणा। बाकी की चीज़ें सेम है, बाकी की चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एच पर एच बदलेगी यहाँ पे। तो 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44। 44 से 16 गुणा करवाओगे, 16 चौके 64, और फिर 16 चौके 64 6 70, 704 हो जाएगा। 7 2 920 हो जाएगा। इस तरह से ये 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर मैच कर रहा है क्या? तो जी हाँ, 920। नहीं भैया, अभी कुछ गड़बड़ हो रही है। 216 यार कि 616? ठीक है भाई, तो इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो इनकी ऊंचाई सही कर लेना। जो एच है ना वो 16 है, ये बेलन की सिर्फ 16 है। पूरे खिलौना जो ये आकार तैयार हुआ उसकी 30 दी थी, तो 30 में से 7 ये घट जाएगी और 7 ये घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्धगोले लगे हैं इनकी त्रिज्या 7 होगी अकॉर्डिंग टू वेलन में भी दिया है व्यास 14 है। 14 अगर इनका व्यास है तो 14 भी अर्धगोले का भी व्यास होगा। अर्धगोले का व्यास 14, त्रिज्या 7। त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या हो गई 7, इधर कट जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 इधर कट जाएगी, यानी टोटल 14 कट गई। 14 कटने के बाद ये जो दूरी बची है ये 16 बची हुई है। तो ऊंचाई भैया यहाँ पे 16 लेना। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर कटने वाली है, आर इनके साथ कटने वाली है। 2 गुणे 2, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7, और आर की वैल्यू 7, और फिर से गुणे 7 हो जाएगी। ठीक है, और इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं। अब हमारे पास है 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बचेगा, और 16 से गुणा करवाना भी। तो 16 चौके 64, 64 की 4 हासिल 6 आए हैं, फिर से 16 चौके 64, 64 4 6 70 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इस 7 से इस 7 को काट देना। 22 7 154 होता है, 22 7 154, और अभी भी इनमें 4 से गुणा करवाना होगा। 154 में 4 से गुणा, तो 154 में किससे गुणा करवानी है? 4 से। 4 चौके 16, और 4 पंजे 20, 20 1 21 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 2 6, 700, 700 और 600 कितने हो गए? 1300, 16 4 20, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर भैया इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। तो अभी तक आपने देखे हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में आपके पास ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, वह हालांकि क्वेश्चन आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, पर मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन क्या है। ये आपके जस्ट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है ये, और देखते हैं थोड़ा सा किस टाइप का। आपके सामने जो दिख रहा है ये आपको भी पता है कि सिलेंडर है। क्या है? बेलन दिया हुआ है, और बेलन की हाइट इसने बताई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बताई है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये सिर्फ बेलन नहीं है, इस पे ऊपर से और नीचे से अर्धगोलाकार गड्ढे करे गए हैं। ठीक है, क्या किया गया है? अर्धगोलाकार गड्ढे किए गए हैं। तो इसने पूछा है इसका जो आकृति बनी हुई है या जो चीज बनाई गई है खोद करके, उसका क्या करना है आपको? उसका आपको संपूर्ण पृष्ठ निकाल के चलना है। क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ निकाल के चलना है। ठीक है भाई, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। कैसे निकालते हो संपूर्ण पृष्ठ? तो संपूर्ण पृष्ठ पहले तो इसको देखो, संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या? इसका ये जो गोला वाला पार्ट दिख रहा है बाहर का, जो गोल गोल होगा बेलन वाला, ये इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ बेलन का। ठीक है, और फिर ऊपर से निकाला गया खोद करके अर्धगोला, एक नीचे से निकाला गया अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले बन गए। उनको भी शामिल करेंगे। अगर गोला ना होता तब इसको हम वृत्त समझ लेते। अगर ये गोले ना, कटोरे जैसा ना निकाला गया होता तब इनको हम वृत्त समझते हैं, इसको भी वृत्त समझते हैं। और वहाँ क्या लगा देते हैं? 2πr², मतलब दोनों पृष्ठ के लिए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों क्यों? एक का होता है πr² और 2 का हो जाता 2πr²। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? जो चीज़ बनाई गई है उसमें ऊपर से गोला निकाला गया, नीचे से भी गोला निकाला गया, तो टोटल एक गोला निकल चुका। ठीक है, तो एक गोला भी वो सरफेस में आ जाएगा। कैसे? अब ये सरफेस बराबर है, जब गहरा होगा सरफेस बढ़ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, क्या होगा? सरफेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ इधर देखते हैं। हमें चाहिए, तो पहले हम देख लें अर्धगोले की चीज़ें लिख लेते हैं।
अर्धगोले की त्रिज्या वही बनेगी जो किसकी है, जो बेलन की है। अर्धगोले की त्रिज्या जो है, इसको हम अगर मान लें r बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक वैसे ही बेलन की भी त्रिज्या बन जाएगी। वैसे ही क्या बनेगी, वैसे ही बेलन की भी त्रिज्या बन जाएगी। तो ये भी क्या होगी, r होगी, और ये भी इतनी होगी। ठीक, अब हमें पता है बेलन की ऊंचाई भी दी है। क्या दी है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है। क्या दी है, ऊंचाई h कितनी है, h है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हम निकाल रहे हैं वस्तु का, जो ये वस्तु बनाई गई है उसका संपूर्ण पृष्ठ। वस्तु का क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण वस्तु का निकाल लेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सबसे पहले इसमें 2 अर्धगोले लगे हैं, तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब सर जी वक्र पृष्ठ क्यों इसका निकाल रहे हैं, तो भैया वर्ग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर का सरफेस बन रहा है वो अर्धगोलों को लेके बन रहा है, अर्धगोलों को लेके बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखें कि थोड़ा सा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बात है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन और इतना इजी, बिल्कुल कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, है ना। 6 मार्क्स का, क्यों, यहाँ पे बेटा यही तो एक मेन पॉइंट था कि समझने वाला, कि अगर संपूर्ण पृष्ठ निकाले तो कैसे निकाले। अगर बेलनाकार है उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ करते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पर तब जब इसमें गड्ढे ना किए जाते। अब गड्ढे हो गए हैं, तब कैसे निकालेंगे, यही तो मेन इसका क्या था, वाक्य मतलब मेन सेंटेंस समझने का, लैंग्वेज समझने का एक क्या था, मोटिव बना दिया इन्होंने कि इसको समझना, अगर समझ में आ जाएगा तभी आप कर पाओगे। नहीं बताओ फार्मूले किसको नहीं पता, तुमको भी पता है और उसको भी पता है जिसने मेहनत नहीं करी, आपने मेहनत करी तो आपको भी पता है। ठीक है, फार्मूले शायद सभी को पता होते हैं, लेकिन तरीका मेन होता है लैंग्वेज को समझ के करना। तो 2 गुणे यहाँ अर्धगोले, अब 2 गुणे कर देंगे, अर्धगोले का होता है भैया 2 पाई आर स्क्वायर, एक अर्धगोले का, तो 2 गुणे 2 लगा है। इसका क्या होता है, आगे होता है 2 पाई आर एच। 2 अपनी जगह ठीक है, ये 2 अपनी जगह ठीक है, पाई को वैल्यू 22/7 रख लो, क्योंकि इसने कुछ नहीं कहा है, इसने कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में कि आप क्या रखो, तो आप 7 रख लोगे। क्यों, क्योंकि जो आर है ना भैया 3.5, ये 7 से कट सकते हैं, इसलिए तो रख देंगे 3.5 और गुणे फिर से 3.5, प्लस है 2 है, फिर से पाई है तो फिर से 22/7, और आर की वैल्यू 3.5 और किसकी, एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट की वजह से आपकी थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, ट्रिपल हो गई है। 7 से काटेंगे कितनी बार में, 7.5। ठीक है, अब आपको पूरे का गुणा करके रख देना है। तो भैया बताना जरा सा 35 पंजे क्या होता है, तो 35 पंजे होता है 175। क्या होता है, 175 होता है ना, 175, और साथ में 22 चौके 88। हमारे पास क्या है यहाँ 175 है, जिसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट वहाँ पे भी है। और यहाँ पे बन रहा है 22 चौके 88। क्या बन रहा है, 22 चौके 88 प्लस आगे क्या बनेगा, 7 से फिर इसको काट दो, 7 पंजा 35, 0.5 10 के साथ मिलेगा, प्योर 5 बन जाएगा। 22 दूनी 44, और 44 पंजे होता है 220। इसका तो आ गया 220, इनका और करा लो गुणा, क्या करवा लो, इनका और गुणा करा लो। 88 का 5 से करेंगे तो 88 पंजे 440 होता है। 440 की हम रख देंगे 0, हासिल हमारे पास आएगा 44। क्या आ जाएगा, 44। और अगर 88 पंजे 200 क्या 440, तो 88 सत्ते क्या होगा भैया, 88 सत्ते तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, चलो निकालते फिर भी
क्यों? 88 का टेबल तो आता नहीं किसी को। पंजे मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि 5 से गुणा कराने पर हमेशा उसका आधा और जीरो रख दिया जाता है। क्या? 44 का आधा और जीरो रख दिया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बता पाते हैं। हमेशा 5 के साथ गुणा होगी तो 88 पंजे 88 का आधा 444, तो जीरो लगा के 440 बन जाता है। अब ये 88 सत्ते क्या बनेगा? तो पहले हम जाने कि 80 दूनी 160, 160 के साथ 16 और जोड़ो 176। कितना बना? 176। उसका एक कैरी भी था। कैरी क्या बना था? 44 बना था। 176 के साथ जरा जोड़ देना तो 220 बन जाएगा। 220 की जीरो, अभी भी हमारे पास 22 आ गया। 22 88 का 88, 88 और 22 कितना बन गया भैया? 220 बन गया। कितना बना? 220 बन गया। पॉइंट के अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना तो सिर्फ 220 बनेगा। उधर भी क्या है? उधर भी हमारे पास 220 है। इधर भी 220 बन जाएगा, इधर भी 220 बन जाएगा, पूरा 440 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? बस इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर और लगा लो और 6 मार्क्स पूरे ले जाओ यहाँ से। समझने का फेरा था, मेन था इस सवाल को समझना कैसे करते, ठीक है। तो आपको भी लैंग्वेज को समझ के चलना है, कैसे उसने गड्ढा खोदा और मतलब गड्ढे बनाए अर्धगोलाकार, कैसे उसने उसको, तो कैसे उसका संपूर्ण प्रश्न निकालते, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं फिर इसको और देखते हैं कोई और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है? एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है आपके पास? आपके पास एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी है कितनी भैया? 13 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। क्या? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 13 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई थी, ठीक है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है भैया। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ठीक। अब देखना थोड़ा सा आपसे पूछा इस पे क्या है? आधार की त्रिज्या क्या होती है? इसने क्या पूछा है? आधार की त्रिज्या बता। तो ये अब ये क्या है हमें नहीं पता है। 8 सेंटीमीटर इसको हम मान के चलते हैं। 8 सेंटीमीटर, तो 8 इधर भी हो जाएगा। 8 13 उधर है तो 13 भैया इधर भी हो जाएगा। क्या होगी? इधर 13 सेंटीमीटर हो जानी है, ठीक है। तो अब हमको आर निकालना है, लेकिन इसका क्या दिया? संपूर्ण पृष्ठ दिया है। क्या दिया? आर, इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है। संपूर्ण पृष्ठ इसका आपको पता है? नहीं पता होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पहले आप इसमें देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या लिखा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, एल लिखते हैं भैया इसको। क्या लिखते हैं? एल। एल है 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एल है 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एल आपको 13 सेंटीमीटर दी है और आर आपको पता नहीं है, त्रिज्या आपको निकालनी है ना। आर आपको पता है नहीं, त्रिज्या को निकालना है। क्या करना है? त्रिज्या को निकालना है। और इसने एक चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है? संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया? सबसे पहले आपको तिकोना दिखेगा ये ऐसे करके। ये इसका जो 3 कोने का बाहर का पार्ट होता है इसको वक्र पृष्ठ, और जो नीचे वृत्त का पृष्ठ होता है उसको वृत्ताकार पृष्ठ बोलते हैं। दोनों को जोड़ देना है तब आपका संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण का मतलब ये तिकोने पार्ट का प्लस ये वृत्त का। तो तिकोने पार्ट का क्या बनता है भैया? तिकोने पार्ट का पाई आर एल बनता है। और उसका क्या बनेगा? उसका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए क्या बन जाता है? पाई आर आर प्लस एल। यही फार्मूला आप पढ़ते हो ना, पाई आर प्लस एल। पाई आर दोनों से कॉमन, इधर एक आर बचा इधर एक एल बचा, तो पाई आर प्लस एल आप पढ़ते हो, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया भैया? 90 पाई। कितना दिया है? 90 पाई दिया हुआ है ना। 90 पाई दिया, क्या दिया है जी? 90 पाई सेंटीमीटर। अब आपको पाई से पाई कट कर देना है। क्या करेंगे? पाई से पाई को हटा देंगे। 90 सेंटीमीटर
बराबर आर है, और एल की वैल्यू आपको दी थी 13। क्या दिया है? एल की वैल्यू 13 दी है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर, इधर क्या है? आर स्क्वायर और प्लस 13 आर। इसको भी अपनी उसकी साइड ले लो, आर स्क्वायर प्लस 13 आर और माइनस 90 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने भैया। क्या करना है? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास द्विघात समीकरण बना है, तभी 6 नंबर का ना आया है। आपसे काम भी तो ले गए 6 नंबर वाला। चलो कोई बात नहीं, इसके पहले वाला आराम से हो गया था, 6 मार्क्स का वो भी था, हालांकि वो आराम से हो गया था। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 90 के फैक्टर करो, घटा के 13 मिले भैया। 18 पंजे 90, इनको घटा के 13 मिलता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, इसे यहाँ लिखेंगे 18 आर और माइनस करेंगे इससे हम 5 आर, जिसकी जगह पे आया है 13। समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आया हो तो एक बार ऐसे इसको कर नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? 18 माइनस 5, बाहर वेट करेगा आर, आगे रहेगा 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों से आपको एक चीज़ दिख रही है कॉमन, वो है आर। एक आर गया तो एक आर बचा, यहाँ से बचा आर प्लस 18। आगे क्या है? आगे माइनस 5 ले लो, तो क्या बनेगा? आर प्लस 18 यहाँ भी बन जाएगा बराबर 0 मिला के। एक ब्रैकेट पे रहने वाला है आर माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट पे रहने वाला है आर प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। आर माइनस 8, आर माइनस 5, इसको हम मान लेंगे 0 के बराबर, माना ये बराबर 0, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब हम फिर से मानेंगे एक बार पुनः, आर प्लस 18 को रखेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू माइनस 18, ठीक है। अब बताओ ये वैल्यू क्या होगी? अमान्य हो जाएगी, ये वैल्यू मान्य हो जाएगी। जी सर, हाँ मान्य होगी। क्यों? त्रिज्या हमारी क्या होती है? त्रिज्या कभी निगेटिव नहीं होती। त्रिज्या ही क्या, कुछ भी हो, दूरी के मामले में, लंबाई के मामले में वो निगेटिव नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू 5 रख लेते हैं। आर कितनी? 5। तो लिख देना नीचे, अतः शंकु की त्रिज्या, अतः शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, बहुत छोटा सवाल है, 6 मार्क्स के मामले में 6 मार्क्स का आया हुआ है भैया। ये पिछले ही साल आया, बहुत दिन की बात नहीं है, अभी पिछले साल ही पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बस आपको थोड़ा समझना है और ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल भले ही आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है, ये आसान से भी आसान है। पता नहीं ये लोग 6 मार्क्स वाले में इतने आसान क्वेश्चन दे कहाँ से देते हैं, ठीक है। जरा समझ के चलेंगे। एक कोई वस्तु बनाई है इन लोगों ने ऐसी, जो कैसी है? बेलनाकार है, और इस बेलन के चारों तरफ उन्होंने साफ साफ बता दिया भैया क्या लगाएंगे। उन्होंने बताया है कि दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इन सिरों को क्या करना है? अर्धगोलाकार कर देना, ऐसे। ये हो गया अर्धगोला, समझ में आ रहा होगा, कैप्सूल जैसा बना देना, ठीक है। ऐसा इनका कहना था। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। अभी जस्ट आपने ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें पूछा दो अलग चीज़ था, है ना। 19 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई की बात कर दी इसने, ठीक। तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास भैया ये रहा, व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ठोस का भार ज्ञात करना है, भार इसका ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 है, यदि 1 का बताया है 4.5 ग्राम है, ठीक है। चलिए, भार निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आपको भी पता है कि आयतन निकाल के चलेंगे। इसका आयतन, इस वस्तु का आयतन, इस ठोस का आयतन निकालेंगे।
उसके लिए हमारे पास अर्धगोलाकार देखते हैं भैया, पहले अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर, बताओ कितनी बनेगी, 7/2 बन जाएगी। कितनी, 7/2। सबके लिए है ये, बेलन के लिए भी 7/2 और अर्धगोले के लिए। अब देखो बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या चीज है ये, त्रिज्या r कितनी होगी, इसके लिए स्पेशल नहीं आएगी, वही वाली होगी। ठीक, अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई की। किसकी भैया, बेलन की ऊंचाई दी तो है भैया कितनी, 19 सेंटीमीटर। 19 दी तो है नहीं भैया, 19 इसके क्या है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई है। बेलन कितना है, बेलन मात्र इतना है, यानी 3.7 इतनी, 3.7 यानी 7/2 जो अर्धगोले की त्रिज्या है ना, कहाँ से, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी जो त्रिज्या बनेगी, 7.5 मतलब हाफ, 7 का आधा बनेगी, इधर 7 का आधा बनेगी, 7 का आधा मिला के पूरा 7 बन जाएगा। यानी पूरे 19 पूरी है, उसमें से 7 निकाल के जो बचेगी वो बेलन की होगी। अब जरा समझना बेलन की कहाँ से, यहाँ से बनेगी भैया कितनी, 12 सेंटीमीटर, बस इतनी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी भैया 12 सेंटीमीटर। अब करते हैं अटैक इस चित्र या इस सवाल पर, है ना, चित्र पर देखो और अटैक कर दो। पहले देखेंगे ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन क्या करेंगे भैया, आयतन निकाल देंगे, आयतन V वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 अर्धगोले लगे हैं तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, क्या करेंगे आप, अर्धगोले का आयतन कर देंगे भैया जी, बहुत अच्छी बात। प्लस करेंगे बेलन का भी आयतन, इस पे प्लस कर देंगे जी हाँ, बेलन का क्या करोगे, आयतन इस पे प्लस कर देंगे, ये बेलन का भी आयतन हमने प्लस कर दिया। 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा, πr³ होता है, सभी का मिला के 2/3 πr³ एक अर्धगोले का। ठीक, वैसे बेलन का क्या होता है, बेलन का तो भैया हमको नहीं पता, अब तुम ही बताओ क्या होता होगा, तो πr² होता है। ठीक है, दोनों के आयतन आपके पास हैं, अब सिर्फ वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। 2 गुणे r को देखो, r कटने लायक है, 7.5 है ना, मतलब 7 का आधा है, तो हम इसकी वैल्यू 22/7 लेंगे, अगर इसने कुछ नहीं दिया तो। वैसे भी इसने कुछ दिया नहीं, क्यूब है ना, तो 7/2, एक बार फिर से 7/2, एक बार फिर से 7/2। ध्यान से देखना, एक साथ को काट देगा, 1 2 इस 2 को काटेगा, 1 2 इस 2 को काटेगा, 1 2 इस 22 को काटेगा, ऐसे समझ में आ गया होगा। क्या बचा ऊपर, 11 बचा है, एक 7 बचा है, एक और 7 बचा है, और नीचे एक 3 बचा, और कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ भैया, आगे वाले को देख लेना, इसमें भी रख दो 22/7। r² की बात है ना, तो 7/2, r² की बात है 7/2, और गुणे कितना, गुणे बताओ कितना, h फॉर हाइट है 12। ठीक है, तो एक साथ को काटेगा, और 1 2 इसको काटेगा 6 बार में, दूसरा 2 इसको काटेगा 3 बार में, तो वहाँ क्या बचेगा, प्लस हमारे पास है 22 गुणे 7, 7 गुणे 3। ठीक, ये चीज़ वहाँ पे बची हुई है, तो ज़रा ध्यान से देख के चलेंगे। क्या है हमारे पास, 11 7 77, 7 7 49 होता है, 49 गुणे 11, 11 9 99, 11 चौके 44, ना 44 और 9 कितना बना, 53 बन गया, 53/3। ठीक, आगे आ जाओ, 22 है, 7 3 21 है, तो 22 से कम 22 की 2, 22 दूनी 44, 2 46 बन जाएगा। ठीक है, तो ठोस का आयतन ये बनेगा। अब इनको जोड़ देते हैं, जरा सा क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जोड़िए जरा, क्या बनेगा ये, 3 चौके 12, जुड़ेगा क्या, 539, और प्लस 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 1
1386/3, यानी ये बन जाएगा 13, देखो 9 6 15, 3 8, 8 3 11, और कितना बन जाएगा 11, 6 9 6 15, 8 3 11, 11 1 12, और 13 5 18, 18 1 1925/3। अब जरा ध्यान से देखना भैया, आपको एक चीज़ दी थी 1 सेंटीमीटर क्यूब, अभी ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है आपके पास, ठीक है। आगे इसने क्या दिया था, आगे यहाँ पे देख लेना, यहाँ देख लो, सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाए। धातु का भार चाहिए, यदि इस ठोस का भार ज्ञात करना है। अब हमें क्या चाहिए, ठोस का भार भी तो चाहिए, ठोस का भार। तो आयतन में क्या करोगे आप, ठोस के आयतन में, ठोस का आयतन और गुणे कर दोगे 4.5। बताओ ठोस का आयतन क्या है, 1925 आया है। कितना आया है, 1925/3, और ये 4.5। 3 से इसको काटोगे 45 होता है, ये 15 या 45, इसलिए 1.5 बन जाएगा। जल्दी से गुणा कराओ, आंसर पाओ, गुणा कराओ और आंसर पाओ। 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 9 135, 135 और 3 138, 15 एकम 15 13 28। ठीक है भाई, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इतने ग्राम इसका क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा। इतने ग्राम इसका भार बन जाएगा। किलोग्राम में बदलना हो तो 3 अंक और खिसका देना, 2.8875 kg भी बन जाएगा। लेकिन इसको बनाना हो चाहे इसको, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। तो आपके सवाल यहाँ से होते हैं पूरी तरह से ख़त्म। और अब हम एक आध क्वेश्चन आपको देने वाले हैं होमवर्क के लिए। तो ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा आराम से कमेंट करिए, कि बिल्कुल विधिवत तरीके से लगा के सवाल को आंसर कमेंट में छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो फिर ठीक है, आपके पास एक आध चैप्टर और बचे हुए हैं जिनको लेके हम आपको बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। देखते हैं थोड़ा सा, अभी हमारे पास एक चैप्टर छूटा था त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए मैंने बताया था आपको लास्ट में बिल्कुल आपको पहुँचाऊँगा त्रिभुज के साथ, जब आपके जस्ट पेपर होने ही वाले हैं। यानी 24 को आप पेपर दे लो हिंदी का, उसके बाद आप तक त्रिभुज की क्लास पहुंच जाएगी, या हो सकता है 24 के पहले भी पहुंच जाए, ठीक है। तो आप उसको आराम से विधिवत तरीके से देखिएगा। 6 से 7 8 नंबर तक के सवाल उससे बनते हैं, और फिक्स सवाल बनते हैं, फिक्स होते हैं, उनके सवाल कभी बदलते ही नहीं हैं। ये फिक्स पैटर्न पे रख देते हैं, पैटर्न इनका सेम रहता है त्रिभुज वालों का, ठीक है। तो फिर भैया आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।